चलो भाई। तो लास्ट वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने एटम के बेसिक पार्टिकल्स की डेफिनेशन लिखी थी। एटम्स इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी थी, कुछ आपसे जनरल डिस्कशन किया था, कल डिस्कशन ही किया है मेनली। तो हमने एटम क्या है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन के नंबर कभी क्यों चेंज नहीं होते, जो चेंज होते हैं तो वो सिर्फ न्यूक्लियर डिके के द्वारा ही हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट करते हैं इसलिए वो डोनेट भी हो जाते हैं और गेन भी हो जाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डीप इन द सेंटर होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसको डिसाइड करते हैं, मास को। इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट 0 होता है। 9.1 10^31 kg, दैट इज 10/20 watt ग्राम के पास पढ़ा था हमने। किसने डिस्कवरी की इनकी, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, चार्ज लेस होता है, ये सब जानी थी। और कुछ फैक्ट लिखे थे, जैसे चार्ज मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, फिक्स्ड है हर केस में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ एन एटम कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब बात करें जो प्रोटॉन पे चार्ज मास रेशियो जो लिखवाया है हमने ना, वो भी कांस्टेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में वो अलग अलग भी हो सकता है, तो उसी के बारे में बात करनी है हमें। तो आज ठीक है नैन्सी, आपका अभी कुछ नहीं छूटा, जो कल हमने इनको पढ़ाया ना वही चीज़ आज बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो आपका अभी कुछ नहीं छूटा है ना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर आपका शुरू से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो डाली हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। आखिर ये कैसे डिस्कवर हुए, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से, प्रोटॉन की खोज हुई थी एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक स्पेशल प्रकार की, स्पेशल टाइप की ग्लास ट्यूब में हुए थे, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये उस समय बहुत फेमस थे ये एक्सपेरिमेंट। बहुत अचंभा हुआ कि बताओ, एटम तो दिखता नहीं है, एटम का चार्ज निकाल लिया, सॉरी एटम में उपस्थित फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज निकाल लिया। तो उस समय तो ये लोग बहुत फेमस हो गए थे, जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकला, प्रोटॉन पे चार्ज निकला। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद भी जो मास था उसका कैलकुलेशन अभी भी नहीं हो पा रहा था। तो उसको कैलकुलेट करते करते एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, जिसको कहा गया न्यूट्रॉन। तो आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस में आया, प्रोटॉन कैसे एग्जिस्टेंस में आया, और फिर कैसे न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस में आया, ये बताएंगे। इन दोनों की तो डिस्कवरी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, लेकिन इसकी डिस्कवरी जो हुई है वो हुई है अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट से, बमबारी से, जिसको किसी एक छोटे एलिमेंट पे बॉम्बार्डमेंट किया था, तो एक नया एलिमेंट जनरेट कर दिया गया था। उस नए एलिमेंट के साथ एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल पार्टिकल जनरेट हो गया था, वो न्यूट्रॉन। अब ऐसे वर्डिंग में हम बोलते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे, तो सीधे इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो हमारी वाइड हेडिंग हो गई, बड़ी हेडिंग हो गई है। अब इसके अंदर का हमारी सब हेडिंग है। तो फर्स्ट है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। पहला हमारा जो है वो है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको समझते हैं, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कैसे किया।
तो देखिए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक गिलास की डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में कहीं भी किसी भी तरफ आप लगा सकते हो। वन साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब वैक्यूम पंप फिट कर दिया गया। बताइए वैक्यूम पंप का काम क्या है, कोई बता सकता है? वैक्यूम पंप क्या काम है इसका, वैक्यूम पंप का? बोलिए। बिल्कुल सही है, एक गैसेस के प्रेशर को कंट्रोल करता है। इससे हम गैसेस को अंदर इंटर कर सकते हैं, तो गैसेस का प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं, और इसी से हम अंदर की पूरी गैसेस बाहर भी निकाल सकते हैं, तो अंदर प्रेशर हम कम भी कर सकते हैं। तो वैक्यूम पंप एक्चुअली में किसको कंट्रोल करता है? प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल प्रेशर। क्या? हाँ, ऐसे ही लगा था, कंट्रोल प्रेशर। ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये वैक्यूम पंप लगा दिया। फिर इसके वन साइड पे लगा दिया कैथोड और एनोदर साइड पे लगा दिया एनोड, और इन कैथोड और एनोड को दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दोनों को, बोथ आर कनेक्टेड। ये समझने वाली बात है, स्ट्रक्चर बनाना इसमें बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी बात है। आखिर हुआ क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपको समझना है, ध्यान रखिएगा। एक साइड लगा दिया इनने कैथोड और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो कैथोड इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और एनोदर साइड लगा दिया गया एनोड, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, तो वो हो गया पॉजिटिव। तो ए एनोड और ये आपका कैथोड, दोनों रेज को हम बताते हैं हुआ कैसे, आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको इसको, ठीक है। तो ये है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, ये है आपकी, हाँ क्या, कुछ नहीं है इसमें, इस बीच में एक खाली जगह है, स्पेस है, जिसमें थोड़ी सी हवा भरी हुई है, एयर फिल्ड है आपकी। हाँ, कंटेनर थोड़ी है, तो डिस्चार्ज ट्यूब है, कांच की एक नली है, ऐसी बिल्कुल बड़ी नहीं होती है, ऐसी कांच की नली होती है। ये कंट्रोल पी क्या है? प्रेशर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ये प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्यूम पंप के द्वारा यहाँ का प्रेशर बहुत कम कर दिया गया। अब हमें इस कमरे का प्रेशर बढ़ाना हो, हम क्या कर दें? यहाँ गैसेस की क्वांटिटी बढ़ा दें, सिंपल सा है। जैसे आप बंद टायर में हवा भरते हो, अब वो हवा कहीं से निकलने मत दो, आप भरते जाओ, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार इसमें अगर हम हवा भरते जाएं और वो बाहर आ नहीं रही, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इसका प्रेशर हमें बहुत कम रखना है। पता है आप पे अभी कितना प्रेशर लग रहा है? किसी को पता है? आप पर अभी प्रेशर लग रहा है 760 mmHg, जिसको आप लोग बोलते हैं 1 atm। ये प्रेशर कहाँ से आया है? ये प्रेशर आया है बैरोमीटर से। ऐसे मरकरी फील्ड होती है, तो ये मरकरी अपने आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाती है, यहाँ पर। भाई आप डिस्टर्ब ना करो, आज बड़ा लेने दो। रंजित, मतलब तुमसे बनता है इस बार से? हाँ, अगर नहीं होता तो वही करते। अच्छा, आप डिस्टर्ब ना करना प्लीज़। यहाँ देखो, अब एक साइड कैथोड, एनोड साइड एनोड लगा दिया। वैक्यूम पंप से इसकी पूरी गैसेस सक कर ली गई, निकाल ली गई, खींच के ऐसे जैसे पिचकारी से खींचते हो पानी, ऐसे सक कर ली गई इससे, और इसका प्रेशर बहुत कम कर दिया गया। आप अगर बैरोमीटर लेके आओगे और उसको यहाँ रख दोगे, आप अपने आप देखोगे उस बैरोमीटर में जो मरकरी है वो 760 मिलीमीटर पे जाके रुकती है। तो हम कहते हैं कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो मरकरी को कितनी हाइट तक ले जाता है? 760 mmHg। और हमने कह दिया, इसी को हमने सिंपली बोल दिया कितना प्रेशर है? 180। हम पे इतना प्रेशर लग रहा है अभी 1 atm का। अगर हम पे और ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो हम ऐसे सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे, कुछ तो हमारी पोजीशन चेंज होगी। हाँ, कुछ तो होगा।
अब ऊपर से कोई आप पे प्रेशर लगाएगा, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। और अगर ये प्रेशर हटा दिया जाए तो अभी हम जैसे फील कर रहे हैं, पक्का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे चलने में हिलने में, कहो हम हिले डुले, क्योंकि हमें हैबिट हो चुकी है इस प्रेशर में चलने की। आपको यूनिवर्स में छोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद 1 साल बाद आपको नीचे उतारा जाए, आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी उसके उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाती है। वहाँ कोई ग्रेविटेशन है नहीं है, फ्रीली मूव करती है वो। तो यहाँ पर आप पे अभी लग रहा है 1 एटीएम प्रेशर, मतलब 760 mmHg, लेकिन इस पे बहुत कम प्रेशर लगाते हैं। इस पे रखते हैं 10⁻³ mmHg, बहुत कम प्रेशर लगाते हैं इस पे, मतलब पूरी गैसेस निकाल लेते हैं। हाँ, Hg मरकरी होता है, हाइड्रोजन यूनिट मतलब मिलीमीटर, का मतलब है मिलीमीटर, Hg का है मरकरी, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। 1 मीटर का 10⁻³ ले आओ और जो आपकी लेंथ निकल के आएगी ये उतना ऊपर उठ जाता है, दिस इज मिलीमीटर। मरकरीज हाइड्रोजाइसम एक लिक्विड होता है जो नहीं एटीएम लिखना है, mmHg में लिखना है। ओके, 10⁻³ एटीएम लिख देंगे तो वो अलग हो जाएगा एक, है ना। तो बहुत ही कम यहाँ पर प्रेशर रखा गया है, इतना। और इसके बाद यहाँ से बहुत हाई वोल्टेज जनरेट किया जाता है, अराउंड 10,000 वोल्ट यहाँ से जनरेट किया जाता है। 10,000 वोल्ट जानते हो कितना होगा? जानते ही होंगे आप लोग। एक हीटर भी जलाते हो तो वो 200 वोल्ट लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो ये 10,000 वोल्ट जनरेट किया गया, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट किया गया। अब क्या होगा, यहाँ पर घटना हुई, 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं। यहीं से एनोड की खोज, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगी और यहीं से एनोड रेज में प्रोटॉन की खोज हो जाएगी। अब जब ऐसा होता है तो क्या देखते हैं, अच्छा हम यहीं पर दोनों चीज़ समझाते हैं। तो इस जो ये कैथोड है, अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बना रहे हैं। ये जो आपका एनोड है, सॉरी कैथोड है, ये परफोरेटेड होता है। परफोरेशन जानते हैं आप लोग? मतलब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब इसमें होल्स क्यों होते हैं वो हम बताएंगे आपको। हाँ, ये कैथोड है और एनोड पे कोई होल नहीं होते। अब देखो यहाँ पर कैथोड, एनोड के पीछे भी और कैथोड के पीछे भी एनोड एंड कैथोड दोनों के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव स्क्रीन लगा दी जाती है। वो स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की। एक कुछ वैसी ही काम करती है। हाँ, कैसे भी बना सकते हो आप, चाहे चित्र कैसे भी बनाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें आप यहाँ पर कितना टेंशन दे रहे हो उससे मतलब है। यहाँ सुनना है मैं आप लोगों को, बाद में देख लेना। यहाँ देखो, बाद में बना लेना, अभी सुनो सिर्फ हमें। इन दोनों के बैकवर्ड, पीछे साइड, बिहाइंड द एनोड एंड कैथोड, वेरी सेंसिटिव जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी जाती है। अब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बहुत सेंसिटिव है। अगर इस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल टच करेगा तो वहाँ पर ब्लिंक होगा, चमकेगी ये तुरंत ना। ये कुछ वैसा ही है जैसे रेडियम पे लाइट पड़ती है, वो चमक जाता तुरंत। तो रेडियम क्या है, रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव है। उसको पे लाइट पड़ी है वो तुरंत क्या करना कर देगा, चालू। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो इतने एक्टिव होते हैं, लाइट के कारण उनमें एक्सप्लोजन तक हो जाता है, विस्फोट तक हो जाता है। अब क्या होता है, ये जब दोनों एक्सपेरिमेंट होते हैं तो यहाँ भी, यहाँ से जैसे ही वोल्टेज जनरेट करोगे यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको। आप डिस्चार्ज ट्यूब देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। कैथोड एंड एनोड बोथ आर नॉट विजिबल, ये रेडिएशन देखी नहीं जा सकती हैं। लेकिन यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इसके पीछे भी आपको दिखेगा, रही तो चमक रही है। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई छोटी छोटी चिटपिटियाँ फोड़ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ चमक उत्पन्न होगी, स्कैटरिंग टाइप दिखेगी यहाँ पर, एक चमक सी उत्पन्न होगी यहाँ पर बिहाइंड द स्क्रीन। और सेम यहाँ पर होगा, है ना, ये यहाँ पर इस स्क्रीन में होगा। तो यहाँ से अंदाज लगाया गया कि जैसे ही हमने वोल्टेज जनरेट किया, कुछ तो यहाँ मूव कर रहा है, समथिंग इज ट्रेवल, कुछ तो यहाँ मूव कर रहा है जो इस तरफ से इस तरफ जाके इस पे टकरा रहा है,
और इस तरफ से इस तरफ जाके टकरा रहा है। अब देखो एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, चलते चलते एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, पता कर लिया गया। वो कैसे पता कर लिया गया हम बताएंगे आपको, कि कैथोड से कुछ रेडिएशंस हैं, कैथोड से कुछ रेडिएशंस है जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। दिख नहीं रही हैं वो, हम आपके लिए हाइपोथेटिकल लाइन्स ही बना देते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सिर्फ समझने के लिए हम बता देते हैं ऐसे, ठीक है। कैथोड से कुछ रेडिएशंस हैं जो कैथोड से ट्रेवल कर रही हैं, उनको कौन सी रेज कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। अभी तो ये पता चला कि कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं। ये कैसे पता किया, इसके लिए कई तरीके लगाए गए, अभी हम लिखवाएंगे तो बताएंगे कैसे पता किया गया कि यहाँ से रेडिएशन। एक तो ये ऐसे पता चला कि यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं, मतलब इसी साइड से आई हैं, एक तो ऐसा। दूसरा, इसके बीच में बहुत हल्का माइका का पेडल रख दिया था, तो वो पेडल अब घूम रहा था, जैसे हवा में कोई फूंक मारे तो पेडल घूमने लगता है ना, सेम उसको यहाँ रख दिया था तो वो घूमने लगा था। माइका ये समझ लो आप, शादियों में देखते हो जो फॉर्म वगैरह का बनता है, उसको आप माइका समझ लो। अभी बहुत लाइट पेडल था तो वो यहाँ पर रोटेट करने लगा था, मूव करने लगा था, तो पक्का है कुछ तो इस पर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं, वैक्यूम लगा रखा है हमने। तो ऐसे और भी कई तरीके थे पता किया। अब यहाँ से कुछ निकल रहा है और उस पर चार्ज है, ये ऐसे कंफर्म हुआ कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन तभी आपकी ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट कहलाता है। फ्लोरोसेंस मतलब पिटी दीप्ति, चमक उत्पन्न करना, ठीक है। तो जैसे ही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमकती है, इस पर स्कैटरिंग होती है, फ्लोरोसेंस होता है, ये तभी पॉसिबल है जब इस पर कौन सा पार्टिकल टकराए, चार्ज पार्टिकल। इसके पहले ये चमक नहीं सकती। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से कैथोड से कुछ निकल रहा है जिस पे चार्ज है। अब पता करना था कि चार्ज है कौन सा, तो इसके लिए क्या किया गया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही अपोजिट चार्ज को पुश करेंगी, सेम चार्ज को पुश करेंगी और अपोजिट चार्ज को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई। तो ये जो रेडिएशन थी, जो स्ट्रेट लाइन में फ्लोरोसेंस शो कर रही थी चमक, वो अब यहाँ ऊपर शो करने लगी, यहाँ पूरे में जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, यहाँ पर शो करने लगी। इसका मतलब ये किस तरफ मुड़ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं तो पक्का है इनमें कौन सा चार्ज पार्टिकल है, हाँ कौन सा चार्ज पार्टिकल है इस पर, जो भैया पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर जाएंगे ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज पार्टिकल था, नेगेटिव चार्ज है। यहीं पर एनोड रेज भी पड़ी है, उसको अभी हम समझा रहे हैं। तो ये इन पे इस तरीके से पता गया कि इन पे कौन सा चार्ज पार्टिकल है। अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे जनरेट नहीं हो रहा था, और जी एक जगह से और जनरेट हो रहा था, हाँ नहीं वहाँ से नहीं हो रहा था, वो एक जगह से और जनरेट हो रहा था। इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था। जैसे आपके सोलर सेल होते हैं ना, सोलर सेल में बहुत सेंसिटिव मेटल लगा दिए जाते हैं, जैसे कि सीजियम, पोटेशियम। तो सोलर सेल में जैसे ही थोड़ी सी हीट मिलती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। तो फिर इसका सेटअप बना लिया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए, यहाँ पर लगा दिया आपका कैथोड, यहाँ लगा दिया एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगे, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करने लगा, इस तरीके से। तो इस प्रकार सोलर सेल वर्क करता है आपका ना। थोड़ी सी हीट सभी मेटल पे नहीं, लोहे पे आप मारते रहो वो इजेक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बॉन्डेड होते हैं। जो सेंसिटिव मेटल होते हैं, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, इनसे सोलर सेल बनाए जाते हैं आपके। आर्सेनिक से नहीं बनता है सोलर सेल। यहाँ देखो, सिर्फ अभी बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, अभी सिर्फ आपको सुनना है, ठीक। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, अभी कुछ समझ लो आप लोग, फिर बाद में कर लेना। ये जो रेडिएशंस थी वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जी, और ये मूव कर रहे हैं इस तरफ की, हर जगह से निकल रहे हैं, हर जगह से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक और जगह से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन गैसेस से भी निकल रहे थे। गैसेस, अब इसके अंदर वैक्यूम है, गैसेस निकाल दी है, लेकिन कुछ
कुछ गैसेस तो अभी भी अंदर है ना, हम कितनी भी बाहर कर दें कुछ तो प्रेशर है ना वहाँ पर, हल्का सा फिर भी। तो यहाँ बहुत सारी गैसेस भरी हैं, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन भी भरी है, यहाँ पर हीलियम भी भरी है, यहाँ नाइट्रोजन भी भरी है, यहाँ ऑक्सीजन भी भरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया, एक कैथोड रेज आई और इस कैथोड रेज ने इसको टक्कर दी। तो जैसे ही इसको टकराएंगे कैथोड रेज, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और H क्या बन गया, H पॉजिटिव। इसी प्रकार अब देखिए कौन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये बैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, हम आपको बाद में समझाएंगे। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इजेक्ट कर देता है, हीलियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इजेक्ट कर देता है। जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा उतना ही इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो 3 इजेक्ट करता है, वो क्यों, उसको अभी मैटर नहीं है हमारा ध्यान रखने में। और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो सिर्फ 2 ही इजेक्ट करता है, वो बाद में बताएंगे क्यों। तो इस प्रकार इन गैसेस पे स्ट्राइक हो रही थी तो एक खुद तो पॉजिटिव बन रही थी, एक खुद तो पॉजिटिव बन रही थी और जैसे ये पॉजिटिव बन रही है क्या रिलीज कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पूरा एक ही साथ सब घटनाएं चल रही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत फेमस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कैथोड रेज कहाँ से जनरेट होती है। तो आंसर होगा मेटल इलेक्ट्रोड से प्लस गैसेस से। किससे जनरेट होती है कैथोड रेज, मेटल के इलेक्ट्रोड से प्लस गैसेस से। कैथोड रेज में कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बाद में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया। ये बात समझ में आई, कैथोड रेज कहाँ से जनरेट होती है, दो जगह से, एक मेटल इलेक्ट्रोड से जनरेट होती है, अभी हम लिखवाएंगे, और दूसरा ये जनरेट होती हैं गैसेस से। अब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, ये इनका कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम एनोड रेज में आते हैं। अब एक चीज़ देखिए, आप ये कहोगे, आप बताओ कैथोड रेज में सिर्फ कौन सा पार्टिकल पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और वो एक ही प्रकार का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो क्या है, लेकिन पॉजिटिव रेज में प्रोटॉन नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी समस्या ये है, पॉजिटिव रेज में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाया जाता है। तो आपसे कोई कहे कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, ये बात तो सही है, लेकिन कोई ये कह दे कि एनोड रेज प्रोटॉन से मिलके बनी है, ये बात गलत है। तो एनोड रेज कब प्रोटॉन से बनती है वो भी हम बता दें। एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलके बनी होती है, और एनोड रेज यहाँ से नहीं होती है जनरेट, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ से तो क्या जनरेट होगा, अगर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये मेटल ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहीं का यहीं रखा रहेगा, यहाँ से जनरेट नहीं होती है। यही कैथोड जब इन गैसेस पे स्ट्राइक करती है, कैथोड की रेडिएशंस, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर देती हैं, और यहाँ क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस। और ये पॉजिटिव चार्ज आयंस किसकी तरफ मूव करने लगते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ भी कोई चमक आने लगती है। तो फिर उन्होंने कहा एनोड से भी कुछ चल रहा है भैया, हालांकि एनोड से नहीं चल रहा था, एनोड की साइड से चल रहा था, ये कैथोड से ही चल रहा था, प्लस गैसेस से भी निकल रही थी ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एनोड से कुछ नहीं निकला, जो गैसेस ने जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसी समय पॉजिटिव चार्ज आयंस बन गए, और पॉजिटिव चार्ज आयन किसकी तरफ जाने लगे, कैथोड की तरफ जाने लगे। पता किया कि भैया अब ये पॉजिटिव चार्ज आयंस है कि नेगेटिव, इसको पता करने के लिए ये क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक किस तरफ चमक आने लगी, नेगेटिव की तरफ। तो ये कंफर्म हो गया इनमें कौन सा आयन है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन है। दूसरा तरीका ये है कि ये कैथोड की तरफ चल रही हैं, कैथोड नेगेटिव होता है तो ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऐसे इसको पता कर लिया गया। अब तो फिर लोग कहते क्यों हैं कि एनोड रेज प्रोटॉन से मिलके बनी होती है, एनोड रेज प्रोटॉन से मिलके बनी होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलके बनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और एनोड रेज के लिए प्रोटॉन शब्द तभी यूज किया जा सकता है जब वो पॉजिटिव चार्ज आयन क्या है, H+। इन केस ऑफ ओनली H+, हम कह सकते हैं एनोड रेज किससे बनी है, प्रोटॉन से। ऐसा क्यों, चलिए समझाते हैं ऐसा क्यों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास प्रोटॉन कितना है,
और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तब तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा इसके साथ क्या बचेगा, एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो गया, उड़ गया, चला जा रहा है, घूम रहा है अपना। अब देखो जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा। अभी तो एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो चार्ज कैंसिल हो गया, तो कोई भी चार्ज नहीं लगाया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इसके पास क्या बचा, एक प्रोटॉन। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो H प्लस के पास सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन, इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इन केस ऑफ H प्लस, ओनली H प्लस के केस में ही हम कहते हैं कि एनोड रेज किससे मिलके बनी है, प्रोटॉन से मिलके बनी है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि एनोड, आप कहोगे एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। इन केस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज यही होता है H पॉजिटिव का चार्ज, जो कि होता है प्लस 1.6022 10⁻³ कूलम। जस्ट अपोजिट है जो एक चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव का होता है और सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज, आप ये भी कह सकते हो H पॉजिटिव मतलब किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। तो एनोड रेज। अब हमारा आपसे क्वेश्चन, एनोड रेज में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ से आता है, मेटल के इलेक्ट्रोड से कि गैसीय आयन से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि अगर कैथोड का पूछा जाएगा तो कैथोड जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती है वो नेगेटिव चार्ज 2 जगह से आता है, गैसेस से भी। अब चाहे यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। लेकिन पॉजिटिव चार्ज हर केस में अलग होगा। अगर हाइड्रोजन गैस भरी होगी तो वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हीलियम गैस भरी होगी तो वो डाई पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब हाइड्रोजन के केस में पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 1.6022 10⁻19 कूलम। लेकिन हीलियम के केस में होगा 2 इंटू, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में भी 2 इंटू, और नाइट्रोजन केस में होगा 3। तो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज हमें किसके केस में मिलता है, इसको। तो इस सबसे छोटे पॉजिटिव चार्ज को कह दिया गया प्रोटॉन, इसको। और इसका नाम प्रोटॉन कैसे आया, क्योंकि जो हाइड्रोजन का फर्स्ट हमने ये लिखा है इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम। इसको प्रोटियम बोलते हैं। और प्रोटियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इसके पास सिर्फ क्या बचता है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटियम से नाम दे दिया कि भैया प्रोटियम में पाया जाता पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोल दो प्रोटॉन। ये ऐसे इसका नाम आ गया हाइड्रोजन के बेस पे। तो H पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है ये क्या है, हमारा प्रोटॉन है। इस तरफ से अब एक क्वेश्चन, जो कैथोड रेज से चार्ज निकल रहा है क्या वो इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब एक बार एल्यूमिनियम ले लिया, फिर कॉपर ले लिया, फिर सोना गोल्ड ले लिया, फिर चांदी ले लिया, और गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्योंकि भैया आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, उसको निकालना क्या है, और गैसेस को भी क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो एनोड से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रोड से तो निकल ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड, लेकिन गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आप हाइड्रोजन गैस भरोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज कैसा आएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हीलियम गैस भरोगे तो डाई पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन भरोगे तो डाई। तो ये इसके लिए ये कहा जाता है कि जो कैथोड रेज से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलता है उस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हर केस में सेम होता है, हर केस में सेम होता है, चाहे आप कोई भी मेटल ले लो, चाहे कोई भी गैस ले लो। लेकिन एनोड रेज से जो एनोड से नहीं निकल रहा है, एनोड की तरफ से, एनोड रेज से जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो हर बार अलग होगा। अगर हाइड्रोजन भरोगे तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, हीलियम भरोगे तो डाई पॉजिटिव चार्ज होगा, और नाइट्रोजन भरोगे तो वो क्या होगा आपका +3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये हर बार अलग अलग होगा। एंड कैथोड रेज किससे मिलके बनी थी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन एनोड रेज प्रोटॉन से मिलके नहीं बनी होती, पॉजिटिव चार्ज आयन से। दे विल बी कॉल्ड मेड अप ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ ओनली, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही हम कह सकते हैं प्रोटॉन से मिलके बनी होती है। तो ये डायग्राम है, ये इसकी कहानी थी। इसके बाद हमें इनकी प्रॉपर्टी लिखवानी है। कैथोड और एनोड रेज की प्रॉपर्टी लगभग सेम है, कहाँ डिफरेंस आएगा वो हम बताएंगे। तो आप इसको जैसा भी बनाना चाहते हो थोड़ा बहुत जल्दी से बना दीजिए स्पीड से। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें, एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। इसका ये लिए देखो,